नहीं सर, उन्हें कोई शक नहीं होगा। हम पूरी सावधानी बरत रहे। आई नो सर, हमें प्रूफ चाहिए। राइट सर। ओके सर। कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला होता है, अपनी गलतियों से सबक लेता है, सीखता है और एक बेहतर इंसान बन जाता है। एक गलती वो होती है जिसे हम मानते ही नहीं, बल्कि उसका दोषारोपण दूसरे पे कर देते हैं और इसका कोई इलाज नहीं। अगर आपको अपनी गलती के बारे में पता ही नहीं तो आप उसे दोहराते रहेंगे और उसे बार बार करते हुए आप किस दिशा में निकल जाएंगे कोई नहीं कह सकता। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के इस एपिसोड में लेकर आई हूँ एक और सच्ची और दिल दहलाने वाली कहानी। आज के क्राइम पेट्रोल के एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे अज्ञानतावश अपनी डर की वजह से एक इंसान गलत कदम उठा लेता है, अपने आसपास के लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देता है। ये अनोखी अविश्वसनीय कहानी 3 अध्याय में बटी हुई है। तीनों लड़कियों की कहानी। पहला अध्याय शुरू होता है अर्पिता से। आज या तो मैं इसकी जान ले लूंगा, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूंगा। आप शांत हो जाइए, आपके हाथ के लिए अच्छा नहीं। अरे मेरे हाथ के लिए अच्छा नहीं है। मैंने बॉस से सिफारिश करके इतने अच्छे कॉलेज में इसकी एडमिशन करवाई, मैंने डोनेशन दे दिया। मैं क्या करूं सुशीला, मैं मना कर दूं अब? मुझे नहीं होगा प्लीज। मामा बोलो ना, मामा मुझे नहीं होगा, आप समझो प्लीज। मैं ये किस्सा ही खत्म करता हूँ। तो क्यों नहीं समझते पापा जो बोल रहे, समझ जाना। मैं ना आज ये किस्सा ही खत्म कर दूंगा। मैं इसकी जान ले लूंगा, मैं इसको मार दूंगा। मैं भूल जाऊंगा कि मेरी कोई बेटी नहीं थी। मम्मा, मम्मा, पापा, आपको मैंने पहले ही बोला था कि मुझे इतनी दूर कॉलेज नहीं जाना है। पापा, वहाँ पहुँचने में 2 दिन लग जाता है। मम्मा, आप पापा को बोलो ना, मुझे नहीं जाना इतनी दूर कॉलेज। मैं यहाँ अच्छे से पढ़ाई कर लूंगी। मम्मा प्लीज आप बोलो ना पापा को। मैं ये सब होने नहीं दूंगा। मैं चला बेटा, वो मुझे नहीं जाना। तो चल। ये देखिए मैडम, ये देखिए कितना अच्छा मटेरियल है। कोई और साड़ी दिखाइए। और ये लेटेस्ट फैशन है। बेटा ये कैसे है? मैडम को दीजिए। वो ब्राउन वाले दिखाओ। ये देख, पसंद करे में से कोई लड़का ये शादी के वीडियो बनाता है और ये एक दुकान में सेल्समैन है। पसंद कर। पापा मुझे शादी नहीं करनी है। सारी बिरादरी हमारे पर उंगली उठाती है कि मैंने जवान लड़की को अपने घर में बिठा के रखा है, और कितनी बेइज्जती कराएगी तू मेरी। इसमें बेइज्जती वाली क्या बात हो गई? मुझे इनमें से किसी भी लड़के से शादी नहीं करनी है। अरे पुत्र, तुझे शादी क्यों नहीं करनी है? मुझे पैसे कमाने, आप दोनों का ओ बस कर, हमें बख्श दे, हम अपना देख लेंगे। तू अपनी शादी करके अपना घर बसा, समझे? समझा इसको, वरना एक मिनट, पहले मुंह दिखाई दीजिए। क्या चाहिए आपको? देखिए जरा, आप क्या दे सकते हैं? ये लीजिए। थैंक यू। अब तो
इजाजत है ना? तो सर राइस डाल दो। आप लोग कौन? हम लोग एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से आए। आपको हमारे साथ चलना होगा। क्या? लेकिन क्यों? घूसखोरी के इल्जाम में। आज डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसने आपने घपला किया, तो हमने इंक्वायरी बिठाई थी। आप बकवास कर रहे हो, ये मैंने कोई घपला नहीं किया। आप लोग को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है पुलिस थाने में कहना। चलो हमारे साथ। साहब चलो। मैंने कोई घपला नहीं किया साहब। सर मेरी बात मानिए साहब। चला। सर मैंने कोई घपला नहीं किया सर। गाड़ी में बैठो। साहब मेरा विश्वास करिए साहब। मैं सच कह रहा हूँ साहब। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब। निकालो। पापा 7 साल की सजा सुनाई गई है। सारी बिरादरी हंस रही है हमारे ऊपर। मैंने सारी जिंदगी ईमानदारी से काम करके इज्जत से गुजारी है, और आज ये दिन देखना पड़ रहा है मुझे। आप ही लोगों की इज्जत थी ना मैं शादी करूं? मैं तो काम करके आप लोगों का हाथ बटा। एक निवेदन है तुझसे, आइंदा से तू इस घर में नहीं आएगी। मैं और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वो ससुराल ही तेरा घर है। उर्मी हताश थी। उसके सामने अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। उसका जीवन किस दिशा में उसे लेके जा रहा था उसे खुद नहीं पता था। उर्मी की जिंदगी आगे कौन सी दिशा में जाती है ये जानने के लिए हमें सिद्धि के अध्याय की ओर बढ़ना होगा। मैम, मुझे लगता है मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। क्या हुआ? वो देखिए मैडम, जब तक आप हमें बताएंगी नहीं कि आपके साथ क्या हुआ है, हम आपकी मदद कैसे करेंगे? मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ मैम, लेकिन कुछ ना कुछ तो गलत जरूर हुआ है। और मेरे पति, मुझे लगता है जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है इन सब के पीछे उनका ही हाथ है। मैम, मेरी बेटी का फोन है, अर्जेंट है, मुझे जाना होगा। मैं वापस आके आपको सब कुछ बताऊंगी मैम, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। अरे सुनिए, बच्ची का गला काटा गया है। पूरा घर छान मारो। सर, ये तो वही औरत है जो 2 दिन पहले आई थी पुलिस स्टेशन कंप्लेन लिखवाने। मुझे लगता है मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। लेकिन कंप्लेन लिखाई बिना ही चली गई थी। सर,
सर यहाँ डेड बॉडी है। फॉरेंसिक वालों को बुलाओ और घर सील कर। यस सर। ये क्यों रो रहा है मेरा बच्चा? क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ? अच्छा, ओहो, क्या हो गया? क्या हो गया? बहुत रोने लगा है आजकल। ला दे, मैं चुप करा। आप रहने दीजिए। क्यों? जब बच्चा पालना नहीं आता है क्या? देख लिया आपके पालने का नतीजा। अपने बेटे को तो पाल पोस कर क्रिमिनल बना दिया। अब मेरे बच्चे को आपके हवाले करके उसको भी क्रिमिनल नहीं बनाना चाहूंगी मैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सोच समझ के बात किया करो। मेरी ही गलती थी, मैं तुझे बहू बनाकर इस घर में ले आई। और अपने निकम्मे और क्रिमिनल बेटे से शादी करके मेरी भी कोई जिंदगी नहीं संवार दी आपने। लेकिन अपने बेटे की गलती थोड़ी ना दिखेगी। गलती तो सारी बहू की होती है। हाँ हाँ, सारी गलती तेरी ही है। ला दे मेरे बच्चे को। तुझे जहाँ जाना है जा सकती है। ये तुम्हारे किराएदार कौन थे? ये लोग कहाँ के रहने वाले थे और काम क्या करते थे? सर यही कोई 8-10 महीने पहले आए थे किराए का मकान ढूंढते हुए। मेरा ये जो मकान है वो शहर से थोड़ा बाहर है, इसलिए बड़ी मुश्किल से किराएदार मिलते हैं। आइए, आपको घर जरूर पसंद आएगा, देखना फर्निश्ड भी है। आइए आइए, ये देखिए, ये हॉल है, ये बेडरूम है, ये देखिए। मम्मा, ये जगह अच्छी नहीं लग रही है। अपने पापा से बोलो ये बात। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सारी गलती मेरी है। अरे 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 भाई साहब, मैं मानता हूँ ये जगह जो है शहर से थोड़ा दूर है। चलिए, मैं आपको रेंट में कंसेशन दे दूंगा, बस। ठीक है। क्या ठीक है? मुझे बात करने दो। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? कितना कंसेशन दे रहे हैं आप? 500 रुपए कम कर दूंगा। एक काम कीजिए, आप ना 500 रुपये अपने पास रखिए, नहीं तो मैं आपको देती हूँ। चलो यहाँ से। बहन जी, आप तो नाराज हो गए। चलिए 1000 रुपए, ठीक है? देखा, तुमसे तो कुछ नहीं होता। वैसे आप लोग नोएडा में नए दिख रहे हो, कहाँ से हो आप? अलीगढ़। गाजियाबाद या अलीगढ़? कुछ पता नहीं सर जी। दोनों काम करते थे या फिर आदमी काम करता था? पता नहीं सर। तुमने अपना घर किराए पर दिया और तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता? एक्चुअली सर जी, मेरा ये जो मकान है बड़ी मुश्किल से उठता था, और जब उठ रहा था तो मैंने ज्यादा पूछताछ नहीं। अगर ठीक से पूछताछ की होती ना तो आज हम यहाँ तुमसे पूछताछ नहीं कर रहे होते। जा सकते हो। वर्षा, उनकी पोस्टमार्टम को प्रायोरिटी पे करवाओ और दोनों फोन की CDR निकलवाओ। सर, सिद्धि, उसका पति सुमन और रति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ गई है। ये क्या? प्राइमा फेसी ऐसा लगा था कि तीनों की मौत चाकू के वार से हुई हो, लेकिन ये रिपोर्ट तो ये कह रहा है कि सिद्धि की मौत जहर खाने से हुई है, चाकू के वार से नहीं, और उसके बाद उसको चाकू मारा गया। सर, सिद्धि की मौत के कुछ दिन पहले सिद्धि पुलिस स्टेशन आई थी। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिद्धि हमें कुछ बताना चाहती हो अपने पति के बारे में, और शायद इसीलिए उसके पति ने सिद्धि को जहर देके मार दिया और फिर खुद को और अपनी बच्ची को मार दिया हो? नॉट पॉसिबल। रिपोर्ट में साफ लिखा है, फोर्स और डायरेक्शन के एनालिसिस से ये कहा जा सकता है कि सुमन और उसकी बेटी रति को फोर्सफुली चाकू से मारा गया, यानी कि मर्डर। सर, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स तो अब तक आए नहीं है, लेकिन फोन कॉन्टैक्ट्स में 2 नंबर मिले हैं उनकी फैमिलीज के, और सुमंत के मोबाइल में भाई नाम से, और मर्डर के कुछ ही दिन पहले सिद्धि की अपनी माँ से बात होती है। दोनों का एड्रेस निकलवाओ। लीजिए, दवाई ले लीजिए। अब तो ऊपर जाने का टाइम आ गया है, क्या फायदा ये सब करके? दवाई लीजिए, ऊपर जाए आपके दुश्मन। कितना ख्याल रखती है तू बेटी, तो हमेशा खुश रहे, तुझे अच्छा पति मिले। सबकी किस्मत में अच्छा पति नहीं होता अंकल जी। कितने खुश नसीब होंगे तेरे घर वाले जो तुझ जैसी बेटी मिली।
मेरे घर वाले ऐसा नहीं समझते, इसीलिए आज मैं अकेली हूँ। बेटी, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ काम करते हो। एनीवेज, आपके सोने का टाइम हो गया। जी सिद्धि वर्मा आप ही की बेटी है? हाँ। आई एम सॉरी, आपके लिए एक बुरी खबर है। इंस्पेक्टर साहब, जो खबर आप मुझे आज दे रहे हो ना, उसे तो हमने 13 साल पहले ही स्वीकार किया था। वो एक ऐसे लड़के के साथ भाग गई थी जिसका हमारे साथ कोई मेल ही नहीं था। हमारे मालिक का बेटा सुमन, उसे समझाने की हमने बहुत कोशिश की। माँ, उसमें बुराई क्या है? देखो, मुझे उस लड़के के बारे में कोई बात नहीं करनी। आप उसको ठीक से जानते नहीं हो और हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है। बेटा, ये असल जिंदगी है, कोई पर्दे पे चलने वाली फिल्म नहीं जो इस तरह के डायलॉग मार के तुम अपनी गृहस्थी चला लोगी। देख, समझने की कोशिश कर बेटा। वो इतनी जिद्दी थी कि हमने तो उससे अपना रिश्ता ही तोड़ दिया। उसके बाद आपकी अपनी बेटी से कभी बात नहीं हुई? फोन किया था ना उसने हमें कुछ दिनों पहले। 13 साल। माँ, आपने सही कहा था, ये जिंदगी है, पर्दे पे चलने वाली कोई फिल्म नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ माँ, आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं आ जाऊँ आपके पास रति को लेकर। आपकी नातिन है, वो बहुत ही प्यारी है, बहुत अच्छी है। आप मिलना चाहोगे ना उससे? अपने पति के साथ ही रहती हो ना? कहाँ रहती हो? मैं नोएडा में रहती हूँ। मैं मिलके आपको सब कुछ बता दूंगी। मैं आ जाऊँ? बरसों का घाव है ये, तुम्हें पता है ना उस वक्त हमारी कितनी बेइज्जती हुई थी। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं हेलो हेलो मैं सोच ही रही थी कि उसे आने दो, मगर मुझे पता है कि मेरी बेटी की मौत का जिम्मेदार उसका निकम्मा पति ही होगा। उसके पति की फैमिली कहाँ रहती है? तुम कैसे जानती हो रामजी भाई को? अरे बताया ना, वो जहाँ रहते वहाँ मैं ही उनकी देखभाल करती थी। मैं नहीं मानता। तो ठीक है, जाओ जगन विहार समृद्धि विद्या आश्रम में और जाकर पूछ कर आओ। अब मुझे यहाँ का सारा हिसाब किताब देखना है। रामजी भाई बता रहे थे यहाँ नुकसान हो रहा है। इतने प्राइम लोकेशन पे दुकान होने के बावजूद नुकसान हो रहा है। मैं कहा ना, मुझे यहाँ का हिसाब किताब देखना है और सारे डिशेस भी टेस्ट करने हैं। तुम ही सुमन के भाई हो? तो ए हीरो, जो बोल रहे उसका ठीक ठीक से जवाब दे। तू सुमन का भाई है? सिर्फ एक माँ के पेट से ही जने थे हम लोग, और इससे ज्यादा कोई रिश्ता नहीं है हमारा। क्यों? क्योंकि वो मेरे बाप का कातिल है। क्या मतलब? क्योंकि पापा हमेशा उसी को चाहते थे, मुझसे कहीं ज्यादा वो उससे प्यार करते थे। हमेशा गर्व से कहते थे कि मेरा सुमंत होनहार है, देखना पढ़ लिख कर बहुत आगे जाएगा। नाम डुबोकर लड़की के साथ भाग गया। पापा वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और चले गए। तुम्हारी अभी बात होती है ना उससे? फोन आता है उसका तुझे? कभी कभी आता है, लेकिन जले पर नमक छिड़कने के लिए, सिर्फ ये बताने के लिए कि उसकी अच्छी कमाई है, खूबसूरत बीवी है, एक प्यारी सी बेटी है। हमारी किस्मत फोड़ के खुद की किस्मत बनाने चला था वो। जी में तो आता है कि इसे मार ही डालूं। कहीं सच में तो तूने उसे जान से नहीं मार दिया? क्या बोल रहे हैं आप? यही कि सिर्फ सुमन नहीं, उसके पूरे परिवार का मर्डर हो चुका है। क्या करते क्या हो तुम? टैक्सी चलाता हूँ। गाजियाबाद नोएडा आना जाना था? टैक्सी चलाता हूँ तो आना जाना तो होगा ही।
तो कर लो, छोड़ो, जाने दो। नहीं। सर, सिद्धि की बॉडी में जो जहर मिला था उसकी रिपोर्ट आ गई है। घर में रखने वाला नॉर्मल पेस्टिसाइड था। वर्षा, अब सवाल ये उठता है कि ये खाया गया था या खिलाया गया? आपको क्या लगता है ये ऑनर किलिंग हो सकती है? मेरा मतलब है इतने सालों की नफरत और गुस्सा, और फिर बेटी ने माँ को कांटेक्ट भी किया था। लेकिन एक और बात, सिद्धि अपने पति के खिलाफ कुछ कहने के लिए थाने आई थी। वो क्या बात थी ये भी जानना जरूरी है। फिलहाल तुम सिद्धि की माँ और सुमन के भाई दोनों की पूरी तहकीकात करो। जाने दो मुझे, जाने दो। मैडम ये साहब है आपसे मिलने। जी कहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट से आया चेकिंग के लिए। देखिए सर, हम साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। लाइसेंस दिखाइए, ओनर कौन है यहाँ पर? कौन सा लाइसेंसेस? हेल्थ लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, ईटिंग फूड लाइसेंस भी, और फायर सेफ्टी भी। आपको पता भी मैडम कितने लाइसेंस लगते हैं यहाँ पर? 5 साल से ये जगह चला रही हूँ सर मैं। फूड केटरिंग और होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया है मैंने। ठीक है, लाइसेंस की कॉपी दीजिए और ये सिंपल लीजिए आप। शाहनवाज, सर्टिफिकेट की कॉपी निकलवाओ, सर को दो। जी मैडम। सर ये लाइसेंस के पेपर देखने में ऑर्डर में ही लग रहे हैं सर, और कुछ ऐसा संदेहजनक नहीं दिख रहा सर। ठीक है तिवारी। जी सर। अरे साड़ी को फोल्ड करके रख दे, देख कितनी है ये, और वहां पे बर्तन भी बिखरे पड़े। जल्दी कर। बताइए मैडम क्या चाहिए आपको? हमारे पास साड़ियाँ हैं, कपड़े हैं, बर्तन है, आपको क्या चाहिए बताइए। मैं वो नहीं। बताइए ना मैडम, नए डिजाइन के पर्दे आए हैं, सूटकेसेस भी आई हैं, घर का सारा सामान मिलता है यहाँ पे। नहीं, कुछ नहीं। अरे मैडम, मैडम। सर, एक अजीब बात सामने आई है। क्या? सिद्धि की माँ और सुमन का भाई दोनों की जीपीएस लोकेशंस बता रही है कि दोनों एक ही दिन नोएडा में थे, और उसी दिन सिद्धि और सुमन भी नोएडा में थे। चारों नोएडा में? कब की बात है ये? मर्डर से 7 दिन पहले। इसका मतलब सिद्धि ने अपनी माँ को फोन किया, उससे पहले वो एक बार उससे मिल चुकी थी। कमाल है, उसकी माँ ने हमें ये बताया क्यों नहीं? बुलाओ उन्हें। यस सर। हाय डॉक्टर, एनी लक? जो सैंपल मैंने दिए थे आपको? सैंपल में ऐसी किसी भी चीज का कोई निशान नहीं मिला जिस पर शक किया जा सके। आपका मतलब है वो सारे क्लीन है? एब्सोल्युटली। ऑलराइट डॉक्टर, थैंक यू सो मच। सांस लीजिए। पहले से तो आप काफी बेटर लग रहे हैं। सारा क्रेडिट इस लड़की को जाता है। केयर टेकर के रूप में भगवान बनकर आई है ये। गुड जॉब उन्नी। डॉक्टर साहब जी, वो कुछ पूछना था आपसे। बोलिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं अपने बेटे को वापस लेने आई हूँ। वो घर पर नहीं है, उसके लिए उसकी माँ मर चुकी है। इस बात से समझौता भी कर लिया है उसने, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ और फिर कभी वापस मत आना। आपने मेरे बच्चे को। मुझे दोष मत दो। अरे गुस्से में तुमसे जाने के लिए कहा, तो तुम सच में उसे छोड़कर चली गई? उसे समझाने के लिए कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही था ना मुझे। और आपने वही कहानी बनाई ना जो आप चाहती थी कि सच हो जाए, है ना? आखिर तुम चाहती क्या हो? छुटकारा चाहती हूँ मैं। अपने बेटे से कह देना कि डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दे। ये लीजिए, ये रहे पेपर्स। सर, ये क्या तरीका है इंस्पेक्टर साहब? एक क्रिमिनल की तरह आप मुझे यहाँ घसीट कर ले आए हैं। आप हमें बताइए कि ये क्या तरीका है? हम आपसे शराफत से सवाल करते हैं और आप जवाब में झूठ बोलती हैं। क्या झूठ कहा मैंने आपसे? आपने हमसे कहा कि आपकी बेटी के साथ फोन पे बात हुई थी, लेकिन आप उससे पहले नोएडा गई थी। क्यों? कमाल का इत्तेफाक है। आप नोएडा आई, उसके 13 सालों के बाद आपकी बेटी ने आपको फोन किया, और उसके कुछ ही दिन बाद आपकी बेटी की और उसके परिवार की लाश मिलती है।
मैं आई थी यहाँ पर ये बात मैंने आपको बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि सिद्धि के फोन करने से कुछ समय पहले मुझे सुमन ने फोन किया था। उस लड़के से तो मैं पहले से ही नफरत करती थी, पर उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि वो कुछ जरूरी बात मुझसे करना चाहता है, इसीलिए उसे मुझे मिलना है। ये कहाँ लेके आए? आओ बताता हूँ। अरे लेकिन हम कर क्या रहे हैं यहाँ? मैंने कहा था ना, सरप्राइज है, अभी पता चल जाएगा। अरे लेकिन जा कहाँ रहे हैं यहाँ पे? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। सिद्धि आओ तो सही, बताता हूँ। लेकिन बहुत सालों के बाद मैं अपनी बेटी को देख रही थी। मगर इतनी क्या जरूरी बात थी जिसका हवाला देकर सुमन ने आपको यहां बुलाया? आप जानते हैं इसे? हाँ जानता हूँ, मगर अब ये यहाँ काम नहीं करती। कब छोड़ी इसने नौकरी? करीब 2 साल पहले, जब रामजी भाई की मौत हुई। रामजी भाई कौन? उसके पति 40 साल बड़े थे उससे। जब उर्मी यहाँ ज्वाइन हुई थी तो रामजी भाई उसे बेटी बेटी कहते थे, और बाद में, लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। रामजी भाई जाते जाते उसके लिए वो ढाबा छोड़ गए। इतने प्राइम लोकेशन पे दुकान होने के बावजूद नुकसान हो रहा है। मैंने कहा ना मुझे यहाँ का हिसाब किताब देखना है। वैसे भी उर्मी अभागी थी बेचारी। पहला पति जेल चला गया और दूसरा दुनिया से। सुना है आजकल वो वही ढाबा चला रही है। पहला पति जेल में? जी। बताइए मैडम, ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जिसके लिए सुमत ने आपको यहाँ बुलाया था? मैं क्या कहूँ आपसे, सिवाय इसके कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपकी बेटी को रोजमर्रा की जरूरत की कोई चीज भी नहीं दे पाया, लेकिन मैं क्या करूँ। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा काम सेटल ही नहीं हो पाया, और ना ही कोई ढंग की नौकरी ढूंढ पाया मैं। इतने सालों में हमारी हालत बद से बदतर होती चली गई। लेकिन बस सब बहुत हुआ। सिद्धि ये जिंदगी डिजर्व नहीं करती। आप प्लीज सिद्धि को अपने साथ ले जाइए। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें सुनकर जितना बुरा लग रहा है, उससे कहीं ज्यादा बुरा मुझे लग रहा है। लेकिन सिद्धि, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वो खुशी कभी नहीं दे सकता। मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। सिद्धि, सिद्धि मेरी बात तो सुनो। सिद्धि तो वहां से गुस्से में चली गई। उसके पीछे पीछे सुमन भी गया और कह के गया कि मैं अभी आता हूं। काफी देर हो गई, मैं उन दोनों का इंतजार करती रही और फिर वहां से निकल गई। और ये बात आपने हमसे छुपाई क्यों? आपको लगता होगा कि वो बहुत अच्छा पति था, मेरी बेटी का ख्याल रखता था, पर नहीं, ये सब कुछ ढोंग था। अरे उसने तो मेरी बेटी की जिंदगी नरक कर दी थी। खैर, मैं अब जा सकती हूँ। उम्मीद है कि इस बार आपने सब सच सच बताया होगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी की कातिल को मत छोड़ना। वर्षा, अगर हम शुरू से कैलकुलेट करें तो सबसे पहले हमें सिद्धि, सुमंत और रति की लाश में, पोस्टमार्टम के मुताबिक सबसे पहले तीनों में से सिद्धि की मौत हुई, और वो भी जहर खाने की वजह से। दूसरी बात, मरने के 2 दिन पहले सिद्धि यहाँ पुलिस स्टेशन आती है और वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन बिना कुछ कहे चली जाती। उसी दिन वो अपनी माँ को भी फोन करती है। माँ, आपने सही कहा था, ये जिंदगी है, पर्दे पे चलने वाली कोई फिल्म नहीं। माँ, मैं बहुत परेशान हूँ माँ। इन दोनों बात में एक चीज कॉमन है कि वो अपने पति के बारे में कुछ कहना चाहती थी। और मेरे पति, मुझे लगता है जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है
इन सब के पीछे उनका ही हाथ है। और तीसरी बात, यहाँ आने या फिर अपनी माँ को फोन करने के 4 दिन पहले सुमन सिद्धि की माँ को यहाँ बुलाता है और उसे कहता है कि अपनी बेटी को लेकर जाओ। आप प्लीज सिद्धि को अपने साथ ले जाइए। इस पूरे मामले में कुछ तो मिसिंग है। आप लोग अंदर कैसे हैं? मानना पड़ेगा, काबिलियत तो बहुत है तुझ में। काश अपना दिमाग सही जगह पर इस्तेमाल किया होता, ना ही कि क्राइम में। अब ये लाइसेंसेस, पासपोर्ट्स, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स, इनके अलावा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तेरे फर्जी घूम रहे मार्केट में? बोल। ये तूने बनाया? हाँ सर। और क्या क्या बनाया इनके लिए? बोल बोल। कुछ नहीं सर, और कुछ नहीं। सर, हमने चेक किया, सुमन का भाई सुनील उस दिन नोएडा भाड़ा लेके आया था। उसकी दूसरी एक्टिविटीज पे कुछ शक करने जैसा नहीं लगा। और एक बात सर, हमारे खबरी के मुताबिक सेक्टर 78 की मार्केट में सिद्धि और सुमन दोनों को देखा गया था। और जिस आदमी ने उन्हें देखा था, उसे ये बात इसलिए याद है क्योंकि सिद्धि और सुमन दोनों बहुत लड़ रहे थे, लेकिन किस बात पे लड़ रहे थे वो सुन नहीं पाया। सिद्धि रुको, छोड़ो मेरा हाथ। तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ ये सब क्यों किया? और मेरी माँ बिल्कुल सही कहती थी कि तुम मेरे लायक ही नहीं हो। सिद्धि, एक बात तो जाहिर है कि दोनों में बनती नहीं थी, लेकिन जैसे इस आदमी ने सुना है, शायद दूसरों ने भी सुना होगा। हमें इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए। जी सर। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से जिंदगियां ऐसे खत्म हो गई? इंटरेस्टिंग। सिद्धि और सुमन के घर के आसपास हत्या के दिन और कोई मोबाइल फोन एक्टिव नहीं था सिवाय उन दोनों के। इसका मतलब ये किसी प्रोफेशनल किलर का काम है, क्योंकि कोई पेशेवर ही इतनी सफाई से बिना कोई सबूत छोड़े इतना बड़ा कांड कर सकता है। अपने सारे खबरियों को एक्टिव करो। जी सर। मर्डर वेपन और डिस्क्रिप्शन से पता करो कि कौन हो सकता है। कभी कभी ज्यादा चालाकी भी खुद में एक क्लू बन जाती है। सर, चाय वालों को तो कुछ नहीं पता। चलो वहां जाके दीजिए। ये ले, ये सब घड़ी करके रख। ये वो बाजू पकड़। अरे सर आइए, क्या दिखाऊं आपको? आपने इनको देखा है? हाँ सर, ये 1 हफ्ते पहले मेरी दुकान पे आए थे। दोनों ने काफी सारा सामान लिया था। मैडम ने साड़ी भी ली थी। खुश लग रहे थे वो। आर यू श्योर वो दोनों खुश लग रहे थे? हाँ मैडम। मतलब खुश तो लग रहे थे, इतना नोटिस नहीं किया मैडम। क्योंकि जहाँ तक हमें मालूम है, जिंदगी से तो काफी नाखुश थे दोनों। मैडम, मैंने जो देखा वो आपको बता दिया। कुछ प्रॉब्लम तो दिखा नहीं मुझे। ये देख, ये नया माल आया है ना, इसको वहां पे उस कॉर्नर में रख। और ये धूल देख कितनी है। आइए मैडम, बताइए क्या चाहिए आपको? जी मुझे वो सर, ये पूरी रिपोर्ट ढाबे की मालिक उर्मी ढोडिया की है। सर, ये औरत हाईली एम्बिशियस और इंटेलिजेंट है। और सर, इसके पहले पति से ही मेरी बातचीत हुई है जेल में। साहब, मैंने रिश्वत उर्मी के कहने पे ली थी। मैं उसकी बातों में आ गया था। साहब, उर्मी को पैसों का लालच बहुत है साहब। गुड जॉब प्रदीप। अब तकरीबन सारे सबूत है हमारे पास। हम जितना समझ रहे थे उससे ये मामला काफी ज्यादा उलझा और संगीन है, लेकिन अब बहुत जल्द सब साफ हो जाएगा। ये देखिए मैडम, एकदम मजबूत टिकाऊ बैग है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। एक्चुअली मुझे कहा गया था वो
अर्जेंट है। अगर आज के आज ही हम लोग। मैं समझ गया मैडम, आप मेरे साथ आइए। तुम्हारी सैलरी भी डबल कर दी है और ये बात तुम अच्छे से जानते हो कि अगर मेरे साथ रहोगे तो एक्स्ट्रा पैसे भी कमाओगे, इसलिए ज्यादा दिमाग मत चलाओ। जितना कहा जा रहा है वो करते रहो। थैंक यू सो मच सर, आपने सब कुछ बहुत अच्छे से समझा दिया। मैं माँ को फ़ोन करके बता देती हूँ। एक्चुअली वो खुद ही आने वाली थी, फिर मैंने ही मना कर दिया। उनसे कहिए कि आप बिल्कुल सेफ हैं। हेलो। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, यहाँ सब कुछ एकदम सेफ है। बस आप एक काम करो, मेरे पिकअप के लिए गाड़ी भेज दो। वो जो दुकान है ना, बस उसके पीछे वाली ही गली में है। ठीक है माँ। वर्षा, गाड़ी निकालो। हाँ मदन बोलो, मरने वाली फैमिली की सुपारी किसने दी थी, कुछ पता चला? वेरी गुड। कहाँ मिलेगा ये आदमी? सर, किलर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। गुड, टीम तैयार करो, उठा लो उसे। राइट सर। उठ। अब मुंह खोलेगा कि प्यार भरी बातें और करूं तेरे साथ। सिद्धि, ये क्या कर रही हो तुम? किसने दी थी सुपारी? मैडम, ये सारा आइडिया उस गजेंद्र का था। हम दोनों की दुकानें आसपास थी तो वो कभी कभी खाना खाने आ जाता था। फिर एक बार बातों ही बातों में उसे पता चला कि मैंने डॉक्टर को असिस्ट किया, तो ये दुकान और ढाबा चला के हम अमीर नहीं बन सकते उर्मी जी। मेरी दुकान के पीछे जगह है और आपके पास हुनर। अगर आप रेडी है तो पैसों की बारिश हो सकती है। कैसे? हर प्रेग्नेंट औरत मां नहीं बनना चाहती। सही कह रहे हैं आप। जब मैं भी मां नहीं बनना चाहती थी तब मुझे भी कोई रास्ता नहीं मिला था। तो आपसे बेहतर कौन समझ सकता है कि हमारे समाज में ऐसी औरतें हैं जो ये कदम उठाना चाहती हैं लेकिन उठा नहीं सकती क्योंकि उनके पास जगह नहीं। सिद्धि का मर्डर क्यों करवाया? साबु सिद्धि हमें धमकी देके गई थी
सिद्धि रुको। छोड़ो मेरा हाथ, तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ किया ये। अभी हम दूसरे बच्चे के लिए तैयार नहीं थे और लड़की के लिए तो कतई नहीं। घटिया सोची तुम्हारी। और मेरी माँ बिल्कुल सही कहती थी कि तुम मेरे लायक ही नहीं हो। छोड़ूंगी नहीं मैं तुमको, और न उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ ये सब किया है। सिद्धि, साहब मैं डर गया था, उर्मी के बहकावे में भी आ गया था। उसने मुझे कहा था कि सिद्धि का जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। फिर मैंने एक किलर को कांटेक्ट किया। सिद्धि और उसके परिवार के मर्डर के बारे में क्या कहा इसने? मर्डर? सर नहीं सर, मेरा किसी के मर्डर से कुछ लेना देना नहीं है। और कितना झूठ बोलोगी तुम? तुम्हारे लालच की वजह से तुम्हारा पति जेल चला गया। कुछ दिनों के लिए एक डॉक्टर को असिस्ट क्या कर लिया तुमने? अपने आप को डॉक्टर घोषित कर लिया। नहीं सर, तुम्हारी सारी फेक डिग्रीज है हमारे पास, और डिग्री बनाने वाला भी। और डॉक्टर बनकर तुम औरत के अंग से जो अलग करती थी उसे अपने ढाबे के तंदूर में जला देती थी। नहीं सर, आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? राजेंद्र ने सब कबूल कर लिया है। समाज सेवा नहीं, अपनी लालच की सेवा कर रही हो तुम। जो लड़की अपनी मर्जी से आए उसके साथ भी, जो ना माने उसके साथ भी गलत किया तुमने। मैडम को दीजिए वो ब्राउन वाले दिखाओ ना। ये देखिए। अरे अरे अरे, I'm sorry, लेकिन मैंने आपको पहले ही वार्न किया था कि प्रोसीजर काफी रिस्की है। और आपने भी नहीं बताया कि अर्पिता को पहले से ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था। हाँ, मैं खुद को ही नहीं पता था कैसे ब्लड प्रेशर है। देखिए अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और आपने रिटन कंसेंट पे साइन भी किया है, जिसके क्लॉज में साफ साफ लिखा है कि जान को खतरा हो सकता है। देखिए, ये मान लीजिए कि वो ऊपर वाला आपकी प्यारी बेटी को अपने पास रखना चाहता था। अर्पिता शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन उसके माँ बाप को एक बात समझनी चाहिए थी कि एक इल्लीगल अनजान जगह पे अपनी बेटी को ले जाके उसका अबॉर्शन करवाना वो उसकी जिंदगी को खतरे में डाल रहे थे। ऐसे में अपना रेपुटेशन बचाना, अपना नाम बचाना, शायद अपनी बेटी को बचाना ज्यादा जरूरी था। और हुआ क्या, उन्होंने अपनी बेटी को, अर्पिता को खो दिया। जब एक कुंवारी लड़की किसी भी वजह से प्रेग्नेंट हो जाती है, वो बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाती है। उसके लिए सही और गलत के बीच में अवलोकन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि माँ बाप अपने बच्चों के दोस्त बन के रहें, ताकि बच्चों को भी भरोसा हो अपने माँ बाप पे कि जब वो सच बताएं तो उन्हें बहुत ज्यादा डांटा नहीं जाएगा, बल्कि सही रास्ता दिखाया जाएगा। क्योंकि बच्चों का एक गलत निर्णय उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हमारी आज की युवा पीढ़ी बहुत समझदार है। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स, एनजीओ की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे, कि अगर वो कभी भी इस तरह की परिस्थिति में फंसते हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि उन्हें आसानी से मदद मिल सकती है। आज से कई साल पहले अगर ये मेरे साथ हुआ होता तो शायद मैं भी डर जाती, सहम जाती, शायद मुझे भी नहीं मालूम होता कि किस दिशा में जाऊं। लेकिन आज हमें मालूम है कि सारी सही इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, बस सही फैसला लेना जरूरी है। पता है, आज भी न जाने कितने लोग हैं जो कि मेडिकल स्टोर में जाकर कॉन्डम मांगने से डरते हैं, शर्माते हैं, जैसे कि कुछ गलत काम कर रहे हो। पर इसमें कुछ गलत नहीं है, स्वाभाविक है ये। अब जब जागरूकता ही नहीं तो सही और गलत के बीच में आप आंकलन कैसे करेंगे? और कई बार उस गलती को सुधारते सुधारते इतना वक्त लग जाता है, इतनी देरी हो जाती है कि वो देरी महंगी पड़ जाती है। जबकि सबसे बड़ा सच ये है कि गलत ऐसी इलीगल जगह पे ले जाके अपनी बेटी, बहन या बीवी का अबॉर्शन करवाना है, उसकी जान खतरे में डालना गलत है। हमारे देश में धन, विद्या और शक्ति के लिए माता को पूजा जाता है, यहाँ तक कि भारत को भी माता बुलाया जाता है। लेकिन हमारे देश में एक माँ को मजबूर किया जाता है कि वो एक बेटी को, एक माता को जन्म न दे। अगर घर में एक बेटी पैदा हो जाती है तो मातम का माहौल बन जाता है। उसकी पैदाइश पे ही उसकी शादी और दहेज का डर छा जाता है। अपनी बेटी को सशक्त बनाओ, उसे अपने पैरों पे खड़ा करो। वो आपका सहारा नहीं चाहेगी, फिर वो आपका सहारा बनेगी। इस बात पे भरोसा करो। बस अभी बहुत हो गया। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ कि बेटे और बेटी में फर्क बंद कीजिए। अगर आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बेटी के साथ खड़े रहेंगे तो पूरा समाज उसकी इज्जत करेगा। और हाँ, ये किसी भी अनरिलायबल अबॉर्शन सेंटर पे अपनी बेटी को मत लेके जाइए। ये सिर्फ गैर कानूनी ही नहीं है, उसके लिए घातक, उसके लिए बहुत खतरनाक है।
तो मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा, इस वादे के साथ कि आपसे फिर मिलने आऊंगी एक और नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम, एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद।